हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री की क्लास में पेपर सेकंड में आपका स्वागत है। आज हम लोग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लास्ट कंपाउंड जो कि पिरिडीन उसके बारे में पढ़ेंगे। पिरिडीन ये एक बेंजीन का एनालॉग है। सिक्स मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। नाइट्रोजन का एनालॉग है। नाइट्रोजन एनालॉग है बेंजीन का, यानी कि बेंजीन की तरह ही है जिसमें एक कार्बन नाइट्रोजन से रिप्लेस्ड है, जैसे कि ये बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज में पाया जाता है, जैसे कि निकोटीन में, विटामिन B6 में, कोएंजाइम्स में, डाइज में और एल्कलॉइड्स वगैरह में। इसी के साथ ये बॉर्न ऑयल में भी पाया जाता है और कोल तार के लाइट ऑयल फ्रैक्शन में ये मिलता है, जिससे हम इसको H2SO4 के साथ एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं तो ये सॉल्युबल सल्फोनेट बन जाता है, जो कि एसिड में सॉल्युबल होता है। तो ये अलग लेयर में आ जाता है। इसको हम उसमें सेपरेटिंग फनल में लेके अलग कर लेते हैं। फिर इस फ्रैक्शन से हम बेसिक हाइड्रोलिसिस के द्वारा इसको वापस से प्राप्त कर लेते हैं। तो यानी कि जो पिरिडीन है, जो इसको हम लाइट ऑयल फ्रैक्शन को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये एसिड में सल्फोनेट के रूप में आ जाता है। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करके बेसिक हाइड्रोलिसिस मतलब एल्कली के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करने से ये हमको वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में मिल जाता है। इसका अगर हम IUPAC नेम देखें तो इसका IUPAC नेम एजीन के नाम से जाना जानता है, क्योंकि इसमें 6 मेंबर्ड रिंग है, 5 कार्बन और 1 नाइट्रोजन। तो जिसकी वजह से जो सफिक्स हो गया वो हो गया इन, और क्योंकि इसमें जो हेट्रो एटम है वो नाइट्रोजन है, जिसकी वजह से जो प्रीफिक्स होगा वो होगा एजा। तो एजा प्लस इन तो क्या हो जाएगा, एजीन। इसका IUPAC नेम है। नेक्स्ट है सिंथेसिस। इसको हम वेरियस केमिकल सिंथेसिस के द्वारा भी बना सकते हैं लेबोरेटरी में, जिसका कि एक पॉपुलर मेथड है जब हम एस्टिलीन और हाइड्रोजन साइनाइड यानी कि HCN, एस्टिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH और हाइड्रोजन साइनाइड HCN, ये रहा। जब एस्टिलीन और HCN को 2:1 रेशो यानी कि 2 मोल एस्टिलीन के और 1 मोल HCN का लेकर के रेड हॉट ट्यूब में पास करते हैं तो हमको पिरिडीन मिल जाती है। दूसरा मेथड है बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ पिपेरिडीन। पिपेरिडीन क्या होती है? पिपेरिडीन में पिरिडीन की तरह ही है, जिसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है और नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन है, जिसको हम पर हाइड्रो पिरिडीन भी कह सकते हैं या कॉमन नेम है पिपेरिडीन। जब इस पिपेरिडीन को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करते हैं तो ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिरिडीन में बदल जाता है और 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, यानी कि डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है। हाइड्रोजन पिपेरिडीन में से निकल जाती है और हमको पिरिडीन मिल जाता है। थर्ड है फ्रॉम पायरॉल की जब हम डाइक्लोरोमीथेन कहाँ है, ये रहा, ये डाइक्लोरोमीथेन और सोडियम इथॉक्साइड यानी कि C2H5ONA सोडियम मिथॉक्साइड के साथ कराते हैं तो इसका रिंग का एक्सपेंशन हो जाता है। ये 5 पायरॉल में क्या था, 5 मेंबर्ड रिंग है, इसमें एक CH2 और आ जाता है रिंग में और ये 6 मेंबर्ड कंपाउंड एजीन यानी कि पिरिडीन में चेंज हो जाता है और रिएक्शन में 2 NaCl निकलते हैं और 2 मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल के निकलते हैं। तो इस तरह हम इसको पायरॉल से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है बाय हीटिंग मिक्सचर ऑफ एस्टिलीन और अमोनिया के मिक्सचर को, ये एस्टिलीन ये अमोनिया, जब एस्टिलीन और अमोनिया के मिक्सचर को मिथेनॉल की प्रेजेंस में रेड हॉट एल्यूमिना क्या होता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब हम इसमें जब पास करते हैं तो भी हमको पिरिडीन मिल जाती है।
तो इस तरीके से जब एसिटिलीन अमोनिया के मिक्सचर को मिथेनॉल के साथ में रेड हॉट एल्यूमिना होता है Al2O3, इसके ऊपर पास करते हैं तो भी हमको पिरिडीन मिल जाती है। नेक्स्ट है हेंश सिंथेसिस। हेंश सिंथेसिस क्या है? हेंश सिंथेसिस में बीटा कीटो एस्टर, हेंश सिंथेसिस बीटा कीटो एस्टर यानी कि एसिटो एसिटिक एस्टर, या हम कहें इथाइल एसिटो एसीटेट। जैसे एक मॉलिक्यूल ये रहा, ये यहाँ से है ना, इथाइल ये आपका एसिटो ग्रुप, यहाँ पे ये वाला ये एसिटो ग्रुप, और ये हो गया एसीटेट। तो इथाइल एसिटो एसीटेट के दो मॉलिक्यूल्स जब किसी एल्डिहाइड हमारा कहाँ है, ये रहा एसिटल्डिहाइड CH3CHO, और अमोनिया मॉलिक्यूल ये NH3। तो जब हम इसके इन मॉलिक्यूल्स को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर भी हमको मिलता है ये इथाइल एस्टोएसिटेट या बीटा कीटो एस्टर की क्या है, इनॉल फॉर्म है। हम जानते हैं जो इथाइल एस्टोएस्टेट्स होते हैं वो कीटो और इनॉल दोनों फॉर्म में रहते हैं। जब एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन पे चला जाता है तो ये कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में आ जाती है। तो इस तरीके से ये इसकी इनॉल फॉर्म है। दो मॉलिक्यूल, एक ये रहा और एक ये रहा, ये एस्टल्डिहाइड और ये अमोनिया। और इसको हमने इजी गोइंग वे में करने के लिए इस तरीके से अपनी कन्वीनियंस के लिए लिख लिया है। तो एक ऑक्सीजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन ये वाला, एक हाइड्रोजन ये वाला, तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, एक OH ये, एक H ये, तो एक वाटर मॉलिक्यूल ये निकल गया, एक OH ये, एक H ये, तो इस तरह एक वाटर मॉलिक्यूल ये निकल गया। तो हमारे 3 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए और साइक्लाइजेशन हो गया, और इस तरीके से हमें ये कंपाउंड मिला। अब जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ में, तो नाइट्रिक एसिड बेस के साथ में जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो जो हमारे एस्टर थे ये रहे, ये किस में चेंज हो जाएंगे, कार्बोक्सी ग्रुप में ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होने पर जो रिंग जो है हेट्रोसाइक्लिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगी और ये 2 की जगह 3 डबल बॉन्ड आ जाएंगे। अब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो ये एस्टर ग्रुप हैं ये वाले, ये किस में चेंज हो जाएंगे, एसिड ग्रुप में चेंज हो जाएंगे, कार्बोक्सी ग्रुप में। जब इन कार्बोक्सी कंटेनिंग ग्रुप्स का हम डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे, तो जो ये कार्बोक्सी ग्रुप हैं वो Na2CO3 बनकर बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है और हमको ट्राई मिथाइल पिरिडीन मिल जाएगी। 2,4,6 ट्राई मिथाइल पिरिडीन हमको इस तरीके से मिल जाती है। नेक्स्ट है फ्रॉम एक्रोलीन भी इससे बना सकते हैं। एक्रोलीन हमारा क्या है, ये CH2CH CHO, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोलीन। जब 2 मॉलिक्यूल्स एक्रोलीन के और 1 मॉलिक्यूल अमोनिया यानी कि 2:1 रेशो में जब हम एक्रोलीन और अमोनिया के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन कराते हैं तब भी हमको पिरिडीन मिलता है। पहले हमें मिथाइल पिरिडीन मिलता है ये, फिर इसका जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो मिथाइल ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सी ग्रुप में चेंज हो जाएगा। फिर जब इसका हम डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, पिरिडीन में मिल जाएगा। तो इस तरीके से एक्रोलीन से भी हम पिरिडीन बना सकते हैं। तो ये थे कुछ केमिकल मेथड और नेचुरल सोर्सेज जिनसे हम पिरिडीन बना सकते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, कि पिरिडीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्या है। क्या होता है पिरिडीन में, आप जानते हैं 5 कार्बन है रिंग में और एक नाइट्रोजन है। तो ये सारे के सारे 5 कार्बन और नाइट्रोजन कौन से होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं।
अब ये जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, हर एक के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जिनमें से 2-2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हर कार्बन एटम के और एक नाइट्रोजन के, तो वो अपने नेबरिंग एटम के साथ में सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड जैसा आप जानते हैं एक्सेल बॉन्डिंग से होता है, तो सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। अब हर एक एटम के पास एक एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बचा, तो जो कार्बन के पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो तो किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं, यानी कि हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन आ गया। जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो थर्ड हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है, इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का पूरा पेयर होता है, तो इसलिए ये बॉन्डिंग में नेक्स्ट पार्टिसिपेट नहीं करता। अब इन सब के अलावा तो हर कार्बन 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है सिग्मा बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, और नाइट्रोजन 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है और एक उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इन सभी कार्बन और नाइट्रोजन के पास एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल है, जिसमें कि सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, जो कि इस रिंग के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन से जो रिंग बनी इसके परपेंडिकुलर है, लेकिन आपस में पैरेलल है ना। तो पैरेलल होने की वजह से ये आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं और 3 पाई बॉन्ड्स बनाते हैं, जैसे कि आगे मैं आपको दिखाती हूँ स्ट्रक्चर में कैसे। ये देखो, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये नाइट्रोजन है ना, इसके पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो ये इधर कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, एक इधर कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड, और थर्ड जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें इसका ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अब इसी तरह सारे कार्बन, 5 कार्बन एक ये रहे, 1 2 3 4 5। अब ये वाला कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, एक तो नाइट्रोजन से सिग्मा बॉन्ड बना लिया, एक इसने इधर कार्बन के साथ बना लिया, और एक किसके साथ बना लिया, हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह इस वाले कार्बन ने एक नाइट्रोजन के साथ बना लिया, एक इधर कार्बन के साथ बना लिया, एक हाइड्रोजन के साथ बना लिया। इस वाले कार्बन ने इधर एक कार्बन के साथ बना लिया, इधर एक कार्बन के साथ बना लिया, नीचे ये नहीं, ये जो बीच में जो थोड़ी डार्कर वाली है ये सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ बना लिया। तो इस तरीके से हर एटम जो है 3 बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अब सभी के पास एक नाइट्रोजन कार्बन, 5 कार्बन के पास एक एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, जो इस सिग्मा रिंग के परपेंडिकुलर, यानी कि ऐसे यूं खड़े हुए हैं, यूं खड़े हैं, इसके पास भी ये रहा, इसके पास भी ये रहा, इसके पास भी ये रहा, इसके पास भी, इसके पास भी ये है ना। अब ये इसके साथ भी साइड वाइज ओवरलैपिंग कर सकता है और इसके साथ भी साइड वाइज ओवरलैपिंग कर सकता है, क्योंकि दोनों ही आपस में पैरेलल हैं। तो इस तरह इधर भी ये पाई बॉन्ड बना सकता है, इधर ये कार्बन के साथ, इसी तरह ये कार्बन इधर भी पाई बॉन्ड बना सकता है, इधर भी। तो इस तरीके से 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सबका एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया है ना। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की एक पूरी रिंग बन जाती है, जो मेन सिग्मा बॉन्डिंग जो रिंग थी उसके ऊपर, क्योंकि एक लोब ऊपर है और एक लोब नीचे है, तो ऊपर और नीचे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की ये जो दिखा रखी है डीलोकलाइज्ड रिंग बन जाती है, जिसकी वजह से ये रेजोनेंस शो करता है, क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, हक्केस रूल को फॉलो कर रहा है, और ये 6 के 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स रिंग में पूरी तरह घूम रहे हैं या डीलोकलाइज्ड है। तो इसलिए ये इसका पिरिडिन का स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब ये देखो, इसके ये क्योंकि ये एरोमेटिक है तो इसीलिए ये रेजोनेंस शो करता है। रेजोनेंस कैसे शो करता है, ये देखो, ये इसके स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे देखो, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तो इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो ये तो किसी को देता नहीं है। और नाइट्रोजन कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये इनको नाइट्रोजन ने अपनी ओर ले लिया, तो नाइट्रोजन पे कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर कार्बन पे कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव और ये पॉजिटिव यहाँ पे नाइट्रोजन। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये वाला जो बॉन्ड है
ये इधर शिफ्ट हुआ, ऐसे इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ वाले इस वाले कार्बन पे, और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास तो नेगेटिव है। इसके बाद नेक्स्ट ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इधर की तरफ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है, फिर ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बना लेते हैं तो ये हो गया। तो इस तरह pyridine के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, 1, 2, 3 और 4 और 5, है ना। तो इस तरीके से ये pyridine जो है 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में रहता है। अब इसमें खास बात क्या है कि इसमें जो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं उसमें नाइट्रोजन पे तो है नेगेटिव चार्ज, और रिंग में सभी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। हर उसमें देखो, इसमें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये देखो यहाँ पर इस वाले कार्बन पर, इसके बाद यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके बाद यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसलिए कहाँ कहाँ आया, यहाँ आया इन दोनों पे अल्फा पोजीशंस पर, और ये गामा पोजीशन पर। अल्फा पोजीशन ये हो गई 1 और 5, 1 और 6, और ये गामा पोजीशन। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस हैं वो कहाँ होंगी, जो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहाँ होंगी, इस पे होंगी, इस पे होंगी, और जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस होंगी वो कहाँ होंगी, यहाँ वाली पोजीशन पे होंगी, ये जो कि हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह pyridine के ये कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाए। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में रहता है जिसमें नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज और रिंग में पॉजिटिव चार्ज रहता है। नेक्स्ट इसमें हम इनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ये धन्यवाद। नेक्स्ट उसमें हम इनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे।